तो आज हम आपका सेकंड बुक है पार्ट बी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत की राजनीति। यानी कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर और अब जब आप देश में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देख रहे हो, तब तक की पॉलिटिक्स के बारे में इस बुक में बात करेंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि बेटा ये वाली जो दूसरी बुक है वो पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर फोकस करेगी। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में किस तरह का शासन व्यवस्था, जब भारत आजाद हुआ से लेकर आजाद होने के टाइम कौन कौन सी समस्याएं थी वो आई, और आज तक के बारे में, मतलब आज तक मतलब आज की जो सरकार है उस तक के बारे में इसमें डिस्कस हम करेंगे इस पूरी बुक के अंदर। तो पहला चैप्टर आपका जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आप देखोगे इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। बात ये भी कर रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ चेंजेस हुआ है। यस, बिल्कुल हुआ है और दोनों बुक के अंदर है, लेकिन मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कहां पर कुछ नया इंक्लूड किया है या कोई चैप्टर एकदम सिरे से बिल्कुल ही डिलीट कर दिया गया है, तो वो भी हम बात कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हिंदी में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, आपको एक आइडिया, जनरल कंसेप्शन आपके दिमाग में, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज आप चैप्टर को 10 बार पढ़ोगे, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना है, कितने बार भी पढ़ लो तब तक आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क ना बैठे कि ये चैप्टर आखिर किस लिए हमारे सिलेबस में दिया है, क्या चाहता है राइटर कि हम क्या जान ले भारत के बारे में। तो इसमें फोकस किया गया है कि जब देश भारत आजाद हुआ तो उस टाइम भारत के सामने किस किस तरह की समस्याएं थी। अब वो किस तरह की समस्या हो सकती है कि भारत को आजादी देने के बारे में ये भी हमको नहीं पता था कि भारत आजाद होगा तो इसके दो टुकड़े होने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान, एक अलग अलग से नाम रखा जाएगा, ठीक है। ये 1946 से पहले कोई भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो आपको पता ही है 14 अगस्त की रात को आप पाकिस्तान के रूप में एक नया देश देखते हो, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। उसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत जब हुआ आजाद तो पूरा भारत के अंदर भाई ऐसा तो था नहीं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आप ये जितने भी स्टेट्स देख रहे हैं ये स्टेट ऐसे हुबहू नहीं थे, ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलता था। तो क्या था, तो ये था कि 565 राजा यहाँ पर शासन करते थे, किंगडम्स थी, राजा शासन कर रहे थे लगभग पूरे देश के ज्यादातर पार्ट के अंदर। और 12 प्रोविंसेस ऐसी थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस और सेंट्रल प्रोविंसेस, ऐसे करके जहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था। तो हम ये जब बोलते हैं ना कि भाई भारत पे 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ऐसा बिल्कुल क्लियरली तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का पूरा शासन था। यानी कि 12 प्रोविंसेस को छोड़ के 12 स्टेट बोल दो चाहे आज आप, बाकी पूरे में भारत देश के ही राजाओं का शासन था। और जब भारत आजाद होने वाला था तो एक और पंगा फंसा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने उन राजाओं की मीटिंग बुला ली और राजाओं को बोल दिया भाई ये तुम्हारी मर्जी, आप चाहे तो भारत को ज्वाइन कर लो जब देश आजाद होने वाला था, और चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेना, और चाहे तो आप अपने आप को आजाद रखो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी देश के आजाद होने के टाइम और जो आजादी दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना राजाओं को, चाहे आप भारत का बनना, चाहे इंडिपेंडेंट। तो आप सोचो कि कोई भी राजा अपनी कुर्सी छोड़ना चाहेगा। तो इसको लेकर भी काफी सारे माथापच्ची हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए हम बहुत याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा किए बगैर नहीं रह सकते।
इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास से जो आज का भारत देश देख रहे हो, उनके प्रयासों का बहुत बड़ा रोल है। उनकी कोशिश से भारत बन पाया। यानी कि बहुत सारे राजा तो एग्री हो गए इस बात के लिए भारत में शामिल होने के लिए, और कई सारे राजाओं ने मना कर दिया। उसमें भोपाल की बात कर सकते हो। आज केरल में जो ट्रावणकोर के नाम से एक राजा का शासन था, ट्रावणकोर एक एरिया है, उसने मना कर दिया। गुजरात में जूनागढ़ में मना कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा ने मना कर दिया। ऐसे कई सारे राजा, हैदराबाद का जो निजाम था उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो इनको किस तरह से भारत में इन राजाओं के जो राजपाट को कैसे भारत में शामिल किया, ये बड़ा ही मतलब स्ट्रगल वाली कहानी थी। और लेकिन जैसे 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 तैसे भारत कामयाब हुआ, और सारा क्रेडिट जो है उस पीरियड में उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के रूप में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके प्रयास से भारत को एक कर पाए। तो इतना आसान भी नहीं था। 14 अगस्त तक किसी को पता भी नहीं है कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। मतलब 15 अगस्त को भी ये नहीं पता है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कोई बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं है। तो उससे भी बहुत सारे दंगे हुए। जो पाकिस्तान में क्षेत्र में चले गए भारत, मतलब हिंदू लोग, सपोज करो कोई कराची में चला गया, कोई पेशावर में चला गया, तो उनके साथ में बहुत सारे अत्याचार हुए। सिमिलरली जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, उनके साथ में भी अत्याचार हुए, इज्जत लूटने वाला काम, बहुत कुछ देखा गया। और लगभग इस फसाद में 10 लाख के लगभग लोग दोनों तरफ से, चाहे भारत की बात करें या पाकिस्तान की तरफ से, इसमें 10 लाख के लगभग लोग मारे गए। ये बात समझ में आ गई आपको? इस चैप्टर में किस बारे में बात है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अरे यार, आप बोल पाते हो, लिख पाते हो? तो फिर तुरंत विदाउट टाइम गवाए, अगर समझ में कहीं पर नहीं आया तो वहीं पर बताइए, सर यहाँ से आगे नहीं आया हूं, ठीक है? लेकिन टाइम ज्यादा मत लो सोचने पे, इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आप यही देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को इंटीग्रेशन मतलब एक कैसे किया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी किंगडम्स थी, उनको भारत में एक एक करके मिलाया। और उसने कहीं डंडा मारने की जरूरत पड़ी तो राजा को डंडा मारा, समझाने की जरूरत पड़ी तो समझा लिया, अगर लालच से कोई आया तो लालच देकर उसको मिला लिया, और कोई किसी तरह से भी नहीं माना तो सेना के दबाव में आके सेना से भारत में मिला दिया। लेकिन ये सब कुछ किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि legacy of partition and challenges of refugees and resettlement, इसी चैप्टर में, कि जब हमने कहा कि हिंदू लोग जो भारत में आना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल तो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। पार्टीशन जब हुआ, सपोज करो कोई कराची, पेशावर या फिर और दूसरे शहरों में है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद भारत ने चाहा कि हिंदू कोई भारत में आना चाहे तो वह आ जाए। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम गए। तो कहने का मतलब ये रिफ्यूजी की समस्या भी आ गई कि बहुत सारे लोग भारत में आ गए शरणार्थी। उनको बेचारों को कई महीनों तक उनका रहने का कोई इंतजाम नहीं है, उनका खाना, चूल्हा नहीं जला घर में। तो कई तरह की समस्याएं रिफ्यूजीज को, जो देश में पाकिस्तान को छोड़कर आपके देश में आए हिंदू, उनको कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। तो वो हम पढ़ेंगे, लेगेसी ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन की जो विरासत में हमको क्या मिला, विरासत में मिला दुख दर्द उन हिंदुओं को जो पाकिस्तान से आए उनको, तो रिफ्यूजीज का, और किस तरह से उनको भारत में सेटलमेंट किया गया। फिर यहां से निपटे तो फिर एक बड़ी समस्या फिर खड़ी हो गई कि सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी जितने भी स्टेट हैं, बाद में जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करो, तो आज जो तमिलनाडु देख रहे हो, ऐसा इतना छोटा तमिलनाडु नहीं था। पहले जो आंध्र प्रदेश है वो भी तमिलनाडु का हिस्सा था, तो बड़ा अपने आप में एक बड़ा स्टेट था। कहने का अर्थ ये हुआ, कई राज्यों में भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की मांग उठी।
जैसे तमिलनाडु में वो लोग जो आंध्र भाषा बोलते थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको तमिलनाडु से अलग करो, हमें तो अपना एक अलग से स्टेट बनाना है जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि हमारी तो भाषा तेलुगु है, ये तो तमिल है। तो ऐसे एक अकेला स्टेट नहीं, कई सारे और स्टेट भी, कई सारे और स्टेट्स में भी इस तरह की डिमांड आने लगी सरकार के सामने कि भाषा के आधार पर स्टेट बने। तो ये एक बड़ी समस्या थी, फिर इस समस्या को सुलझाया। तो इस चैप्टर में तो हम चुनौतियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है, देश आजाद हुआ उस टाइम में क्या समस्याएं थी, हमको पता ही नहीं है कि जब आजाद हुए तो हम भारत में हैं या पाकिस्तान में। फिर इस बात को लेकर विवाद हुआ। कल तक जो आपके पड़ोस में मुस्लिम रह रहा था, जो आप मिलके साथ में बातें करते थे, पता लगा कि सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना है, वो आपका दुश्मन बन गया और आप उनके पड़ोसी ही उसके दुश्मन बन गए, आप उसको जबरदस्ती निकाल रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। तो इस तरह का दोनों तरफ देखने में आया। तो ये चैलेंजेस के बारे में, ये चुनौतियां हैं जिसको आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। ये चैप्टर नंबर 7 क्यों है? क्योंकि 6 चैप्टर पहले वाली बुक में है, राइट। दूसरा है प्लान डेवलपमेंट को लेकर कि अब देश आजाद हो गया, आपके सामने देखो सीक्वेंस में सारे चैप्टर कहानी के रूप में है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तुरंत वहीं पे बता देना। देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद में जब इनको सांस आया देश की लीडरशिप को, तो इन्होंने सोचने की तरफ प्रयास किया कि भाई अब देश में विकास कैसे करें, देश के अंदर विकास भी तो करें। गरीब बहुत देश की पॉपुलेशन थी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी, और कृषि व्यवस्था ऐसी थी, जमींदारी किसी के पास में 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास में 1 एकड़ भी नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं थी। फिर अपने पास में 2 मॉडल थे कि एक मॉडल तो ये था कि हम रशिया यूएसएसआर को फॉलो करें, यूएसएसआर के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जैसे काम कर रही थी, उस मॉडल को अपनाएं। दूसरी तरफ मॉडल था अमेरिका का मॉडल, लिबरल इकोनॉमी का मॉडल, पूंजीवाद जिसको बोलते हो, ये वाला मॉडल। तो भारत ये सोचने लगा कि दोनों में से किस तरह के प्लान करके हम देश का विकास करें। तो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे कि भारत के सामने 2 मॉडल्स थे। एक अमेरिका का मॉडल का मतलब भारत किसको फॉलो कर सकता था विकास करने के लिए, एक अमेरिका को फॉलो किया जा सकता था, एक यूएसएसआर को, दोनों बड़े देश थे। तो भारत ने सोचा ना तो अमेरिका को फॉलो करना टोटली पूर्ण रूप से ठीक ठाक है, और ना ही अगर आप यूएसएसआर को फॉलो करते हो वो भी ठीक नहीं है। तो भारत ने सोचा भाई हम बीच का रास्ता अडॉप्ट करेंगे, मतलब कुछ बातें अमेरिका की लेंगे क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री, जबकि यूएसएसआर तो डेमोक्रेसी नहीं है, और कुछ बातें हम यूएसएसआर की अडॉप्ट करेंगे। ये बात भी सर समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 8 में प्लान डेवलपमेंट में क्या बात होने वाली है? बस तन्नू के अलावा बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? खाली ऐसे ही बैठे हुए हैं? शाहिल, निखिल, आशीष, तो फिर क्या बोलने में भी तकलीफ, फिर तकलीफ हो रही है क्या बोलने में? तुम लोग बोलोगे तो मुझे पता लगेगा यहाँ पर हो आप लोग और सुन रहे हो। तो इस तरह से हमारे सामने हमने क्या किया, आखिर देश में विकास के लिए मैं ये तो कह रहा हूं कि हमने दोनों देशों का, अमेरिका का और यूएसएसआर का, सोवियत रूस का मॉडल, दोनों की अच्छी अच्छी बातें जो हमें अच्छी लगी, जो हमारे लिए शूट करती थी, वो लेकर हम चले। लेकिन ज्यादा रूप से हमने अमेरिका की बजाय यूएसएसआर को फॉलो किया। तो यूएसएसआर से हमने लिया प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बोलते हैं। योजना आयोग क्या था? योजना आयोग में भाई सिंपल शब्दों में यह है कि 5 साल के लिए सोचो, तुम्हारे घर में पैसा जितना भी सरप्लस बचा है, अब उस पैसे को आप 5 साल में कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, आपकी जरूरत को देखना है। क्या आपकी जरूरत आपकी खेती के ऊपर ज्यादा है, या फिर आपको फैक्ट्री बनाना चाहते हो, या आपकी कार खरीदनी है, या आप हवाई जहाज खरीदने चाहते हो। ये आप देखो कि
प्लानिंग कमीशन का मतलब आप प्लान करके चल रहे हो। योजना आयोग था, योजना आयोग का काम था कि ये जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था, इन्होंने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया कि अगले 5 सालों में हम किस तरह से काम करने वाले हैं, हमारे पास पैसा ये है और हमारे पास काम ये है। तो उसमें कुछ कमियां थी, प्लानिंग कमीशन में ये देखा गया। क्या कमियां थी कि भाई आप सारे जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, सबकी एक जैसी तो समस्याएं नहीं थी। तो आपने सब देशों के लिए एक जैसा मॉडल चुन लिया। तो उससे क्या है, इतनी सफलताएं लास्ट में नहीं मिली। शुरू शुरू में तो रिजल्ट अच्छे आने लगे, लास्ट में जो है ये इतना रिलेवेंट नहीं रह गया जो प्लानिंग कमीशन था। तो नरेंद्र मोदी आया तो बोला भाई हटाओ इसको, ये बेकार की चीज है। 2014 में जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और बोला हमको इसकी जरूरत नहीं है। उसकी जगह ये लेके आए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन खत्म किया, उसकी जगह नीति आयोग लेके आए। अब ये सोचने वाली बात है आपके लिए, नीति आयोग कौन सी बला है सर, हमने तो कभी सुना नहीं है। आप जरूर बोलोगे, इस तरह का बोलने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप कम से कम दिमाग में तो जरूर आएगा अगर बातें सुन रहे हो। तो नीति आयोग बेटा, जैसा हमने कहा, जैसे आपके स्टेट्स के बारे में बताया कि स्टेट्स को बगैर पूछे आप सबके लिए, आपने सोचो कि सभी स्टेट के अंदर प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था, चलो भाई हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, सब कहीं पे नहर खोदवा दो, सबको इतना इतना पैसा दे दो नहर खुदाई के नाम से, सब कहीं पे तालाब बनवा दो। अब केरल जैसे स्टेट के अंदर जहां नदियां इतनी आती है और शायद उनका सिस्टम इतना अच्छा है, मान लो सपोज करो, तो वहां पर हमको नहरें बनवाने की जरूरत नहीं थी। तो मतलब कहने का सबको हमने एक तरह से, दिल्ली में बैठे हुए हम पूरे स्टेट के बारे में फैसला ले रहे हैं, हमको स्टेट के बारे में यही नहीं पता कि उस स्टेट की जरूरत क्या है। ये तो हुआ प्लानिंग कमीशन में। लेकिन नीति आयोग ने क्या किया, इसको बदल डाला और ये बोला कि भाई जो भी काम करने हैं हम हर स्टेट के बंदे से मिलेंगे, उनको दिल्ली बुलाएंगे, नहीं तो हम उनके पास में जाएंगे, उनसे सोचेंगे कि भाई 5 साल में क्या करना चाहिए, तो ऊपर काम करेंगे। किसी की समस्याएं हो सकता है किसी देश के अंदर लिटरेसी, किसी राज्य के अंदर लिटरेसी प्रॉब्लम है, जैसे आप बात कर सकते हो बिहार की, उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। कहीं पर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, कहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, कहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना करके रूरल एरिया में ज्यादा काम करना है, गांव के अंदर काम करना है, कहीं पे शहरों में काम करने की जरूरत है, कहीं पे बिजली की काम करने की जरूरत है। तो नीति आयोग का मतलब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग किस तरह से अलग है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन अंधाधुंध सबको एक नजर से देख रहा था, सबकी समस्याओं को उसने नहीं सुना, अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया। लेकिन नीति आयोग ने सबसे बैठकर मिलकर बातचीत की, हर स्टेट की समस्या को सोचा समझा और उसके हिसाब से कोई समस्या ऐसी भी हो सकती है 1 साल में खत्म हो सकती है, कोई समस्या 5 साल में होके 7 साल में से खत्म होगी। तो नीति आयोग में यही किया कि भाई ये गलत है, 5 साल वाली समस्या है, हो सकता है कोई छोटा काम है वो 1 साल में खत्म हो जाए, तो हम उसको क्यों 5 साल के लिए उसका बजट तैयार करें, क्यों उस स्टेट को 5 साल के लिए पैसे दें, उसको 1 साल में खत्म करने दो। और कोई ऐसी समस्या है जिसको 7 साल लगेंगे तो 7 साल लगने दीजिए। तो ये आपको पता लगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है। अरे समझ में आ गया बात। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8, प्लानिंग, प्लान डेवलपमेंट है इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को निकाल दिया है, ठीक है ना। अब तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 में नहीं आएगा। अब आपको आएगा नीति आयोग से रिलेटेड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड, एनडीसी, 2 टॉपिक के ऊपर होंगे ज्यादातर जो फोकस होगा। लेकिन हम प्लानिंग कमीशन को भी पढ़ के चलेंगे बुक में, ताकि कोई भी एक ऐसा नहीं है कि आप मतलब शरीर का पूरे पार्ट का इंपॉर्टेंस है। अगर वो चैप्टर
यानी कि प्लानिंग कमीशन, जब आपको पता ही नहीं कि प्लानिंग कमीशन फेलियर क्यों हुआ, तो आप नीति आयोग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे। तो आपको प्लानिंग कमीशन को पढ़ना होगा, तब आपको लगेगा हाँ ये बात सही है कि भाई ये तो फेलियर हो गया, फिर आप नीति आयोग की इंपॉर्टेंस समझेंगे, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 9th वाला, इंडिया फॉरेन पॉलिसीज, भारत की विदेश नीति, यानी कि भारत कौन कौन से देशों के साथ किस तरह के संबंध है, वो इसमें इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। इंडिया के चेंजेस रिलेशंस के बारे में। देखो आपको पता है 1991 के बाद में यूएसएसआर कमजोर हो गया, टूट गए, उसके 15 टुकड़े हो गए, वो आप बहुत सुन चुके हो बार बार। तो उसके बाद में भारत ने इसके बाद में अमेरिका के साथ अपने संबंध ठीक किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूएसएसआर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, यानी कि हम बैलेंस बना के चले अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि यूएसएसआर हमको हिस्टोरिकली चाहे 1971 की वार हो या इससे पहले हमारी मदद करता रहा है। तो हमने, हमारी मजबूरी है, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक परमानेंट 5 का मेंबर है और काफी ताकतवर देश है। तो इस बात को रियलाइज करते हुए हमने अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशंस को सुधारा, ताकि पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, ठीक है। चाइना का, अमेरिका भी चाइना से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो जो अगर चाइना से संबंध अमेरिका के भी खराब है हमारे भी, तो हम दोनों दोस्त बन सकते थे, इस तरह से काम किया, ठीक है। चाइना के साथ रिलेशंस को देखेंगे। और एक नया देश है इजराइल, नया इतना नया नहीं है, छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट का, मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो इजराइल के साथ में इनिशियली हमारे बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिक्स तो सब कुछ वही है कि किसकी कितनी पूछ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि इजराइल भी भाई काफी प्रोग्रेस कर रहा है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे अति आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एकदम मतलब अव्वल दर्जे की, फर्स्ट क्लास है एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद में हमने इजराइल के साथ में, यानी कि ये सोचना है कि इजराइल के साथ में, इजराइल भी जैसे भारत आजाद हुआ 1947, इजराइल 1948 में आजाद हुआ, और दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे इनिशियली नहीं थे, क्योंकि हम इजराइल का जो दुश्मन देश है फिलिस्तीन, उसके साथ दोस्ती कर रहे थे, ठीक है ना। फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, उसके उस टाइम में यासिर अराफात नेता थे और हमने उनको सपोर्ट किया, तो उनसे उनको सपोर्ट किया, तो इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन बाद में हमने देखा अरे ये फिलिस्तीन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, फिर इजराइल के साथ में हमने रिश्ते अच्छे किए। फिर तो अब प्राइम मिनिस्टर जब से बने हुए हैं आपके नरेंद्र मोदी, फिर इजराइल से वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारत में आए, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल गए। तो इस तरह से दोनों देशों के संबंध के बारे में भी हम बात करें, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करने वाले रसिया के बारे में, हम बात करने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और इजराइल। ये क्लियर हो गया है। 9th चैप्टर किस बारे में है? चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है 10th। अब 10th जो चैप्टर है, आप अपनी बुक में उसको नाम बदल सकते हो, उसका नाम लिखा हुआ है कांग्रेस प्रणाली। अब इसका कांग्रेस प्रणाली नाम ना रहकर आपका चैप्टर नंबर 5 दे रखा है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अब इसका नाम चेंज हो गया पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अरे याद रहेगा चैप्टर नंबर 5 जो आपकी बुक में है उसका नाम बदल दिया गया है, और उसका नाम हो गया पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। और चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल गायब हो गया है। एक चैप्टर नंबर 2 है एक दल का प्रभुत्व, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 2 हमने वहां से निकाल के उसको मिला दिया है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में कांग्रेस के बारे में बात की गई थी सारी की सारी, तो उस चैप्टर को उठा के हमने चैप्टर नंबर 5 में मिला दिया है। चैप्टर नंबर 5 में फिर हमने क्या कर दिया,
कांग्रेस के बारे में क्यों बात करें, और भी तो पार्टियां हैं भारत में, उन सब के बारे में बात कर ली। तो यानी कि सारी पार्टियों को एक साथ मिला के चैप्टर नंबर 5 में डाल दिया है। ये बात भी समझ में आ गई? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे, बाई पार्टी सिस्टम की बात करेंगे, और मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। यानी कि पीरियड वाइज है, जब पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से बुक होगी तो समझ में आएगा कि इनिशियली आप 1966 से, नोट कर लीजिए, 1966 से लेकर 1977 तक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही, यानी कि कांग्रेस का। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू। तो यानी कि देश आजाद होने से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार चली देश में। ठीक है, जिस दिन देश आजाद हुआ तब से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो हमने एक चैप्टर ही, चैप्टर नंबर 2 ही उसके बारे में डाल दिया था कि एक पार्टी का प्रभुत्व। फिर अब तो मोदी की सरकार है, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे यार, मैं भी तो 10 दूसरी प्लानिंग में चला रहा हूं, मेरे को भी तो अभी 7 साल 8 साल हो चुके हैं। बोला निकालो उसको उधर से, सबको एक साथ में डालो। तो इस सरकार में ये सरकार के आने के बाद में पिछले साल वहां से उसको निकाला, चैप्टर नंबर जो 2 था सेकंड बुक का, और उसको चैप्टर नंबर 5 में कर दिया। तो फिर उसमें आ जाएंगे, आप बात करोगे, पहले तो कांग्रेस की बात करेंगे 1950 से लेके जब चुनाव हुए तब से। ठीक है ना? वैसे तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर तो 1946 में बन गए थे, आपके आजाद होने से पहले ही। लेकिन क्योंकि चुनाव पहला 1950 में हुआ, तो हम इसमें बात करेंगे 1950 से लेकर 1977 तक जो है कांग्रेस का सरकार था। और उसके बाद में 78 79 में देश के अंदर आपने देखा जनता दल की सरकार थी। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से कांग्रेस का 1979 में फिर कांग्रेस आ गई, यानी कि इंदिरा गांधी फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गई 1979 में। और वो 84, जब तक कि उसको गोली लगी ना हो दिल्ली में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। जो उसके बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको मार दिया 1984 में। तो फिर 1984 के बाद में फिर दोबारा से उनके बेटे राजीव गांधी जो हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने। अब वो 1984 से, क्योंकि आपको पता है 5 साल के लिए सरकार बनती है, नॉर्मली ज्यादातर चल पाती है, तो 1984 से 1989 तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। 1989 में उसी के ही एक मंत्री थे वीपी सिंह। बाद में वो राजीव गांधी की नीतियों से खुश नहीं थे, पॉलिसी से, तो बाद में वो पार्टी छोड़ के जनता दल पार्टी बनाते हैं। फिर 1-1.5 साल के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीजेपी की हेल्प से वो सरकार बना पाते हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलती है। फिर उसके बाद में एचडी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एचडी देवगौड़ा के बाद में अटल, मतलब एक बार 1996 में 1991 से लेके 1995 तक का पीरियड रहता है, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी मतलब वो उनको त्याग पत्र देना पड़ता है, उनको सपोर्ट नहीं रहता। कहने का अर्थ ये हुआ कि पूरा ज्यादातर पीरियड देश में शासन कांग्रेस का किया। तो इसमें एक चैप्टर था कांग्रेस सिस्टम, तो हमने उसको पूरा उठा के चैप्टर नंबर 5 में डाल दिया। तो उसमें हम बात करेंगे फिर बाई पार्टी सिस्टम कि एक बार ऐसे लगने लगा 1977 से लेकर 79 तक के देश में 2 ही पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस और दूसरी जनता दल। तो अच्छे डिटेल्स में बात करेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे मजे में तुम लोग समझ पाओगे। फिर बाद में 1989 के बाद में ऐसा आ गया कि कोई देश में एक पार्टी ऐसी नहीं हुई जो देश का सरकार चला पाए। तो दूसरी पार्टी की मदद से खिचड़ी सरकार बोल सकते हो, गठबंधन की सरकार, मिली हुई सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट, वो चली, यानी कि मिली जुली सरकारों का शासन रहा। ठीक है, उसके बाद में
आपका चैप्टर आ जाएगा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, हिंदी में इसको बोलेंगे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, चैप्टर नंबर 11। तो इसमें हम बात करेंगे जेपी मूवमेंट के बारे में। पूरा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है। जयप्रकाश नारायण बिहार के एक नेता हैं और बहुत ही मतलब ये जो आप मैंने बात की है ना 1977 में इंदिरा गांधी को हटाने वाले यही थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको जेपी मूवमेंट के नाम से बोलते थे, उनके नाम से ही बना था जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। और उस आंदोलन ने देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि उनकी सरकार चुनाव के बाद में चली गई। फिर यह 2 साल सरकार चला पाए मोरारजी देसाई। जेपी जयप्रकाश तो बहुत ही व्यक्तित्व वाले थे, उनको कोई पद नहीं चाहिए था तो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मोरारजी देसाई उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने और लेकिन फिर उनमें झगड़ा हो गया कि कौन देश का प्राइम मिनिस्टर बने और फिर आपस में पार्टियां बिखर गई और उसके बाद में फिर दोबारा से चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस आ गई। तो इसमें आप देखोगे जेपी मूवमेंट के बारे में बात करोगे और फिर इसमें कई सारे नेता है, नॉट ओनली जयप्रकाश नारायण, उस टाइम में राम मनोहर लोहिया हैं जो सोशलिज्म को लेकर, उनके बारे में पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हम देखेंगे कि बैकवर्ड्स या ओबीसी के रिजर्वेशंस को लेके शेड्यूल एक आंदोलन चला था, आपको पता है, आरक्षण के लेकर पिक्चर भी बनी है। तो उस आंदोलन को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी कि लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जयप्रकाश नारायण और दूसरे अन्य नेता जैसे कि राम मनोहर लोहिया और इसके साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गया इस चैप्टर में किसके बारे में बातचीत होनी है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8, वो निकल चुका है, यानी कि जन आंदोलनों का उदय है ना, चैप्टर नंबर 7 जो आपका दे रखा है बुक में, उसको हम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका निकल गया है और फिर लास्ट में रह जाता है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम पूरी पार्टियों के बारे में बात करेंगे, भारत के अंदर किस किस पार्टी का या किस किस गठबंधन का कौन कौन से पीरियड में शासन रहा। तो उसमें हम देखेंगे इरा ऑफ कोएलिशन, मतलब एक ऐसा पीरियड जो 1989 के बाद आया कि कोई ऐसा दल ही नहीं था ऐसा जो देश के अंदर अपने बलबूते पर सरकार बना पाए, चला पाए। तो उस पीरियड को हम गठबंधन का काल कहते हैं कि उसमें कई सारी पार्टियों ने मिलकर, और ये पीरियड 1989 से लेके 2004 तक चला। कब से कब तक? अरे कब से कब तक चला ये पीरियड? हाँ, यानी कि 1989 से 2004 तक देश में कोई एक अकेला दल अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाया। तो अकेला दल नहीं बन पाया तो सरकार तो बनी, लेकिन वो कई दलों को मिलाकर सरकारें बनी, तो उसको अब इरा ऑफ कोalition बोलते हैं। तो इसमें आप बात करोगे, एक सबसे पहली जो सरकार बनी नेशनल फ्रंट की बनी, राष्ट्रीय मोर्चा बोलते हैं इसको हिंदी में। वो सरकार कब बनी? जैसे मैंने बताया था कि राजीव गांधी शासन करते हैं, कब से? जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी मम्मी की, इंदिरा गांधी की। कब होती है मैंने बताया, याद है? अब में से कोई बताएगा कब हुई डेथ इंदिरा गांधी की? अब इससे पता लगता है कि आप मुझे बताते हैं कि सर आप, हाँ देखो, अभी बाकी बच्चे क्या शर्मा रहे होगे बेटा तुम लोग। तो 31 अक्टूबर 1984 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने
1984 से लेकर 5 साल 1989 तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर मैंने कहा कि 89 में उसी पार्टी में, कांग्रेस में उनके मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर जिसके पास में था, 2 मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे, शायद इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी उनके पास में, वीपी सिंह। और वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक राजघराने से, यानी कि उनके फादर फोर फादर्स राजा थे देश के आजाद होने से पहले। तो वीपी सिंह ने एक जनता दल की पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग से निकल के, और बीजेपी के समर्थन से, यानी कि मिलके सरकार, पहली सरकार वीपी सिंह ने, हालांकि उससे पहले भी बनी है, उसके बारे में 1977 की सरकार है, उसमें भी कई सारे पार्टियां मिलकर बनाई थी उसको। फिर वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट की सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलके, लेकिन आपको पता लग ही गया कि वो सरकार 1.5 साल के लगभग चली। ठीक है, तो वीपी सिंह की सरकार चली गई, तो फिर उसके बाद में एक नए प्रधानमंत्री को ढूंढना शुरू किया। तो फिर एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से थे, उनको बनाया गया। ठीक है ना, तो आप नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट की बात करोगे, यूनाइटेड, जब एचडी देवगौड़ा बना तो उसको यूनाइटेड फ्रंट बोला गया। फिर उसके बाद में कांग्रेस की जो सरकारें बनी उनको हमने यूपीए बोला, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक चलाई, उसको हम यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्योंकि मैं बता ही चुका हूं 1989 से लेके 2014 तक कोई भी एक ऐसी पार्टी आपके देश में नहीं थी जो केंद्र सरकार को अपने बलबूते पे चला सके। वो सभी पार्टियां दूसरी पार्टियों की मदद से बना रहे थे। तो दूसरी पार्टी के मदद चाहिए तो आपको गठबंधन करना होगा। तो ये 2004 में गठबंधन कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ किया उन सबको मिलाकर हमने यूपीए बोला, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये 2004 से 14 तक चला। फिर 2014 से और 2019 तक आप देख रहे हो कौन है। 2014 से 2019 तक कौन थे देश के प्राइम मिनिस्टर? हाँ, और 2019 से 24 तक है देश के प्राइम मिनिस्टर। ऐसा होप कर रहे हैं कि तब तक रहेंगे। तो ये जो सरकार है, ये सरकार बाकी गठबंधन की सरकार से थोड़ा सा अलग है। क्यों? इसके साथ में भी दूसरी पार्टियां हैं। ये जो सरकार है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो ये भी गठबंधन की सरकार है, मिली जुली है। लेकिन बाकी सरकारों से क्यों अलग है, कोई बताएगा? ये गठबंधन की जितनी भी सरकारें हुई उससे ये सरकार अलग है, क्यों? मैं एक हिंट दे देता हूं, इसको सरप्लस मेजॉरिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। चलो मैं बता देता हूं किस लिए अलग है बेटा। क्योंकि बाकी जितनी भी सरकारें बनी तो वो गठबंधन इसलिए करती थी, उनको उनके मेंबर जो है सरकार बनाने के लिए जितने मेंबर चाहिए देश में सरकार चलाने के लिए 272 मेंबर ऑफ लोकसभा चाहिए। तो बाकी जितनी भी सरकारें 1989 से 2014 तक बनी, किसी भी दल के पास में अपने बलबूते पर सरकार बनाने के मेंबर नहीं थे। लेकिन ये जो एनडीए की थर्ड और फोर्थ गवर्नमेंट है, एनडीए की इससे पहले भी सरकारें बनी है, फर्स्ट और सेकंड, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं थर्ड, एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ। एनडीए थर्ड का मतलब 2014 से लेकर 19, एनडीए फोर का मतलब 2019 से लेकर 2024। तो ये सरकार है, ये सरप्लस मेजोरिटी वाली है, यानी कि इसके पास में अपने अकेले बलबूते पर ही बीजेपी के पास में जितने देश को चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, इनको जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने एनडीए 1 और एनडीए 2 में ये जो दल आज इनके साथ है उनकी मदद ली थी पहले, तो आज ये गठबंधन का धर्म निभाते हुए आज भी उनके साथ चल रहे हैं। तो इस तरह की सरकार जो खुद अपने बलबूते पे मजबूत है फिर भी वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेती है, उसको मतलब सपोर्ट के साथ में है, यानी कि जिसको जरूरत से जितना रिक्वायर्ड मैंडेट है सरकार चलाने के लिए
उससे ज्यादा जिसके पास सीटें हो उसको सरप्लस मेजोरिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो, अब मेरे को टाइम बताओगे? 11:42। और अपना क्लास चलना था 11 से 11:45। तो ठीक है, आज का अपना ये भी पूरा हो गया। और क्या कोई एग्जाम्स के बारे में, पीरियोडिकल टेस्ट का आपको नोटिस मिला है? कोई टीचर ने बताया हो? चलो खैर, एग्जाम्स आपके शायद मोस्ट प्रोबेबली 15 के बाद होंगे। तो जो फर्स्ट बुक के हमने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। और उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हम आज ही, इनफैक्ट मैं आपके पास में भेज दूंगा शाम तक ग्रुप में, जो आपका स्कूल का ग्रुप है, गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग जो है, कौन कौन से चैप्टर हैं वो एग्जाम्स के लिए तैयार करोगे। आपके होने तो वही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने, जो आपने 11th में भी दिए थे उसी तरह से। ठीक है, ओके बाय। बाय बेटा, सभी एग्जिट करो फिर।